नमस्कार। फेसबुक लाइव सृजन संवाद की 156वीं कड़ी में मैं हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। यह जानना बहुत सुखद रहेगा कि सृजन संवाद 2011 से लगभग 15 वर्षों की लंबी यात्रा तय करके आ रहा है। ऑफलाइन से ऑनलाइन तक आई यह यात्रा लोकल से ग्लोबल हो चुकी है और आज देश विदेश से कई विद्वान इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। साहित्य, सिनेमा और कला की तमाम गोष्ठियां और बड़े-बड़े विद्वान, समृद्ध साहित्यकार इन गोष्ठियों में शामिल हो चुके हैं और यह हमारे लिए गौरव की बात है कि आज इस श्रृंखला में 156वीं श्रृंखला में हमारे साथ मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं जानी-मानी कथाकार उर्मिला शिरीष जी। मैं विश्व साहित्य अध्येता, सिनेमा की विशेषज्ञ और समालोचक विजया मैम को अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मंच आपकी ओर। विजय मैम। सबको मेरी नमस्ते। जैसा कि अभी रक्षा गीता जी ने बताया कि ये 156वीं गोष्ठी है सृजन संवाद की। यहाँ पर हम लोगों ने साहित्य, सिनेमा और कलाओं पर, विभिन्न कलाओं पर कार्यक्रम किए हैं और हर महीने लगातार हम गोष्ठियां करते आ रहे हैं। अगर हम देखें कि इन कार्यक्रमों में जो एक रूपरेखा बनी है और जो एक छवि निर्मित हुई है सृजन संवाद की, हरीश राय जी अगर आप अपना म्यूट कर लें। हाँ, माइक म्यूट कर लें जी। नहीं तो इको हो रहा है। तो लोगों के बीच में जो छवि बनी है इस मंच की, वो ये है कि ये मंच हमेशा एक गंभीर काम करता है और इसके कारण ही बहुत ही प्रबुद्ध साहित्य और सिनेमा के अध्येता, साहित्य सिनेमा प्रेमी, साहित्य सिनेमा से जुड़े लोग इस मंच से जुड़ना पसंद करते हैं। और खुशी की बात हमारे लिए ये है कि जो लोग एक बार आते हैं वो बार बार आना चाहते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात भी है और खुशी की बात भी है। मैं सबसे पहले तो जो लाइव फेसबुक लाइव से हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उन सब का स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ जो हमारी आज की मुख्य वक्ता हैं, जिनकी लेखन यात्रा पर हम आज बात करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उर्मिला शिरीष जी, उनका सृजन संवाद की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उर्मिला जी से आज पहली बार, वो भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, मेरा रूबरू होना हुआ है। हालांकि मैंने उनको पढ़ा है, पता नहीं उन्होंने मुझे पढ़ा है या नहीं, लेकिन हम किसी तरह हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और जब फोन पर हमारी पहली बार बात हुई तो ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। हमारी बातचीत साहित्य और सृजन समाज से होती हुई पर्सनल तक आ गई और हमने घरेलू बातें भी बहुत सारी की। बहुत आत्मीयता के साथ हमारा संवाद स्थापित हुआ। इससे एक बात मुझे पता चली कि वो जितनी अच्छी लेखिका है उतनी ही अच्छी मनुष्य भी है, जो कि मेरी दृष्टि में ज्यादा बड़ी बात है। साहित्यकार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहित्यकार के साथ साथ एक सहृदय, एक सुसंस्कृत व्यक्तित्व होना और भी बड़ी बात है। तो वैसे व्यक्तित्व का इस मंच पर सृजन संवाद की 156वीं
गोष्ठी में स्वागत करती हूँ। हमारे जो प्रथम संवादी हैं, उनसे भी आज मैं पहली बार वर्चुअल रूप से ही रूबरू हो रही हूँ। हरीश राय जी, उनको मैंने खूब पढ़ा है, वो खूब सक्रिय है, खूब कहानियों पर, उपन्यासों पर लिखते हैं। कोई भी पत्रिका आप हिंदी की लोकप्रिय और प्रमुख पत्रिकाएं उठाइए तो आप उन्हें पाएंगे वहां पर। और उनसे भी मेरी बात पहली बार फोन पर जब हुई तो बहुत अच्छा संवाद कायम हुआ। मैं ऐसे समृद्ध लेखक और सज्जन व्यक्ति का इस मंच की ओर से स्वागत करती हूँ। हमारे दूसरे संवादी, कुछ उनके संग शायद दिक्कत है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर राजेश राव, उनसे मैं अभी तक मिली भी नहीं हूं और अभी तक उनका चेहरा भी मैंने नहीं देखा है। लेकिन जब हमारी फोन पर बात हुई तो मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगा और वो तुरंत आज के कार्यक्रम के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। मैं उनका भी इस मंच से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ रक्षा गीता जी का, जो सृजन संवाद की सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य हैं, और जब भी उन्हें किसी काम को सौंपा जाता है बहुत जिम्मेदारी के साथ करती हैं। धन्यवाद मैम। रक्षा गीता जी को मैंने बहुत पहले से ये कार्यभार सौंप दिया था और उन्होंने बहुत तैयारी की और हम लोगों ने मिलके जो रूपरेखा तैयार की है उसके अनुरूप ही आज यहाँ कार्यक्रम होना है, जिसका संचालन रक्षा गीता जी करेंगी। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ अभिषेक मिश्रा का, जिन्होंने स्ट्रीम यार्ड लिंक हमारे लिए बना कर दिया अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच से। वो इस समय जमशेदपुर बुक फेयर का आज लास्ट डे है और वो रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए हैं, उसे कवर करने के लिए मेले में घूम रहे हैं, पुस्तक मेले में घूम रहे हैं, और उन्होंने मोबाइल से ही हमारे लिए लिंक क्रिएट किया है। उसमें कुछ दिक्कतें भी आई लेकिन उन्होंने क्रिएट किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार पुनः मैं सबका स्वागत करती हूँ और मंच रक्षा गीता जी को सौंपती हूँ क्योंकि वही आज संचालन करेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने बहुत खूबसूरती से सबका परिचय देते हुए स्वागत किया। हालांकि मैं थोड़ा सा परिचय मैं अपनी तरफ से भी पढ़ूंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि आज सृजन संवाद की 156वीं श्रृंखला है और हमारा शीर्षक है उर्मिला शिरीष की लेखन यात्रा। यह देखना हमारे लिए बहुत रोचक इसलिए रहेगा आज कि एक स्त्री लेखन की यात्रा को दो पुरुष आलोचक हमारे सामने अपने संवादों के माध्यम से रखेंगे। और आज ही मैंने एक वाक्य, सूक्त वाक्य पढ़ा कि कहानी कला का आरंभ सबसे पहले स्त्री ने ही किया था, बाद में पुरुष अपनी धांधली और घपलेबाजी से उससे आगे बढ़ गया। और यह कथन भी एक पुरुष कथा लेखक का ही है, जिनका आज जन्मदिन है। सृजन संवाद उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। कृष्ण चंद्रन जी का संवाद है ये। तो अ, उर्मिला जी की अगर हम बात करें तो वो एक कथा साहित्य में एक जाना माना नाम है। और जब मैं आपकी कहानियों का या उपन्यास का अध्ययन करती हूँ तो मैं देखती हूँ बहुत ही सरलतम तरीके से आप समाज और जीवन की गूढ़ जटिलताओं को हमारे सामने प्रस्तुत कर देती हैं। कहते हैं कि सीधी सरल रेखा खींचना आसान नहीं होता, आड़ी तिरछी रेखाएं तो बच्चे भी खींच लेते हैं। तो आपकी लेखन की जो सरलता है उसका अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि ये बस ऐसे ही कह दी गई है। इनमें इनके पीछे जिसे हम कहते हैं ना बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि
आपकी कथाओं को पढ़ने के लिए जो सूक्ष्म दृष्टि चाहिए वो इन सरल रेखाओं में मैं कहती हूँ कि आम पाठक भी पकड़ लेता है उस दृष्टि को। जहाँ कथानक, चरित्र, संवाद जितना कह चुकते हैं, उसके भीतर जो भीतरी बनावट के बीच जो नए सूक्ष्म अर्थ गुथे हुए होते हैं, हमें उन रेशों को खोलना होता है और आपकी भाषा, आपके पात्रों के संवाद इतने सरलता से उन रेशों तक हमें, भीतरी तहों तक हमें पहुँचा देते हैं। यदि मैं आपकी लेखन यात्रा पर थोड़ा-सा बोलना चाहूँ तो "ए देश बता तुझे हुआ क्या है" आपके कहानी संग्रहों के मैं नाम ले रही हूँ। नाच-गान, बिवाइयाँ, उर्मिला शिरीष जी की श्रेष्ठ कहानियाँ, दीवार के पीछे, मेरी प्रिय कथाएँ, 11 लंबी कहानियाँ, कुर्की, लकीर तथा अन्य कहानियाँ, पुनरागमन, निर्वासन, रंगमंच, अकेली लड़की, सहमा हुआ कल। मुझे लगता है शायद 200 से अधिक कहानियाँ आपकी इसमें होंगी और इसके अतिरिक्त आपने गोविंद मिश्र जी की जीवनी भी लिखी है और विविध साक्षात्कार भी आपने लिए हैं, जिसमें प्रभाकर श्रोत्रिय, गोविंद मिश्र, चित्रा मुग्दल और शशांक जी की सृजनशीलता पर संपादित आपकी पुस्तकें हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार आपको मिल चुका है। कमलेश्वर सम्मान, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, कहानी संग्रह पुनरागमन के लिए भी आपको पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा निर्वासन कहानी संग्रह के लिए आपको निर्मल पुरस्कार मिला है। साहित्य सम्मेलन द्वारा वागीश्वरी पुरस्कार। आपकी एक पत्थर की लकीर नाम से टेली सीरियल भी प्रसारित हो चुका है। वर्तमान में आप ललित कलाओं की संस्था, स्पंदन संस्था में संयोजक हैं। इसके अतिरिक्त कई भाषाओं में आपकी कहानियों का साहित्य का अनुवाद हो चुका है। उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, सिंधी तथा उड़िया में आपकी कहानियों का अनुवाद हो चुका है। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम आपसे ही बात शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपकी लेखन यात्रा के संदर्भ में हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि अ, किस तरह से लेखन की ओर आपका झुकाव हुआ और आप विषय वस्तु का चुनाव कैसे करती हैं? ये मेरा प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि नॉर्मली हम सामान्यतः ये समझते हैं कि एक स्त्री जब लिखती है तो उसके विषय जो हैं वो स्त्री के इर्द-गिर्द घूमते हैं। लेकिन जब हम आपकी कहानियाँ पढ़ते हैं, तो वे कहानियाँ स्त्री के इर्द-गिर्द होते हुए भी पुरुष को कहीं भूलती नहीं है। समाज के हर पक्ष पर आपकी दृष्टि जाती है। चाहे वो बांधो ना नाव इस ठाव बंधु जैसी या निर्वासन जैसी कहानी हो, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं या दीवार के पीछे जैसी कहानी हो, तो हर विषय वस्तु जो समाज पर आपकी जो पैनी दृष्टि है जब आप उधर से गुजरती हैं तो विषयों का चुनाव कैसे करती है? कुछ अपनी लेखन यात्रा पर आप अपनी बात रखें। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं विजय शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सृजन संवाद के मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। और भले ही हम आज पहली बार एक-दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन वर्षों से मैं उनके स्तंभ को पढ़ती आ रही हूँ और बहुत गहराई के साथ जिस तरह से वो विश्व साहित्य को लेकर, सिनेमा को लेकर लिखती हैं, उससे मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। और ये जो प्रशंसा है वो पहुँचने में कई बार कई वर्ष लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं, तब हम एक-दूसरे के पास अपने मनोभाव पहुँचाते हैं कि हम भी आपको पढ़ते रहे हैं, जानते रहे हैं, आपके पाठक हैं, प्रशंसक हैं। और सचमुच उनसे बात करके इतना अच्छा लगा कि आज भी वो साहित्य को, सिनेमा को और तमाम चीज़ों को, कलाओं को इतनी गहराई के साथ लेती हैं, गंभीरता से लेती हैं और एक-एक मिनट का उसमें ध्यान रखती हैं कि इस तरह से बातचीत होना चाहिए। तो उनका मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज उनके मंच पर मैं आकर बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ। और जहाँ तक मेरी रचना यात्रा का सवाल है या मैंने कहाँ से लिखना शुरू किया, तो जब भी लिखने की बात आती है तो पीछे लौटना ही पड़ता है, चाहे हम कितना भी अपने आप को रोकें कि नहीं पीछे नहीं मुड़ना है। लेकिन वही बचपन से पढ़ने का शौक था और साहित्य के प्रति गहरी अभिरुचि थी, अनुराग था और बहुत सारे तमाम लेखकों को पढ़ते हुए अ,
मेरे ऊपर दो कहानियों ने गहरा प्रभाव डाला था। एक काबली वाला कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर, और दूसरी कहानी थी हार की जीत सुदर्शन जी की। और उन दोनों कहानियों की संवेदना, जीवन मूल्य और दृष्टि और ईमानदारी, हृदय परिवर्तन, करुणा का भाव, इनको पढ़कर मुझे लगा कि साहित्य और खासकर कहानी में वो ताकत होती है कि वो मनुष्य के हृदय को बदल सकती है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा और मेरे हिंदी के जो शिक्षक थे उनकी भूमिका रही कहानी को जन्म देने में, कि उन्होंने विषय दिया, कहा कि लिखो। मैंने लिखा तो उन्होंने कहा तुम लिख सकती हो। तो इस तरह से कहानी लिखने की शुरुआत हुई। और विषय चुनने का जहां तक सवाल है, तो मैं अपने आसपास का जो परिवेश है, जो वातावरण है, जो किरदार हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, या जो विचार कई बार मन में बहुत ज्यादा आंदोलित कर देते हैं, पढ़ते हुए, लिखते हुए, देखते हुए अपने आसपास के परिवेश को, उन्हीं से कहानियों का विषय बनता है, सामने आता है। फिर वो कहानी अपना परिवेश चुनती है, अपने किरदार चुनती है, अपनी भाषा चुनती है, और फिर वो तब कहीं जाकर एक कहानी का चेहरा अख्तियार करती है। फिर वो आपके सामने इस रूप में आती है। तो विषय तो हमारे आसपास इतने ज्यादा हैं कि एक एक कदम पर यदि आप दृष्टिपात करें, यदि देखें, तो हर कदम पर आपको एक कहानी मिलेगी, हर कदम पर आपको एक किरदार मिलेगा, हर कदम पर जीवन की ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलेंगी जो एक लेखक को खींचती हैं अपनी ओर, कि वहां देखने की जरूरत है, उनकी तरफ जाने की जरूरत है, उनसे संवाद करने की जरूरत है। तो इसी तरह से कहानियों का के विषय आते हैं। और फिर एक लेखक का काम होता है कि वो जो परकाया प्रवेश कहा जाता ना, कि परकाया प्रवेश करके फिर वो उस रचना को जन्म देता है एक तरह से, और फिर वो आपके सामने एक कहानी या उपन्यास के रूप में पाठकों के सामने आती है। जी मैम, आपने बिल्कुल सही बात की। मुझे मुक्ति बोध जी की लाइनें याद आ रही थी, हर कदम पर चमकता हीरा है, उनकी एक कविता है। बस तराशना जो है वो लेखक को होता है। बिल्कुल। मैं स्वागत करूंगी हमारे संवादी मेहमान हरि यश राय जी का। सर, आपका स्वागत है। कथा लेखन में आपका नाम बड़ी प्रतिष्ठा से लिया जाता है। नागफनी के जंगल में, मुट्ठी में बादल, दहन और माटी राग आपके 4 प्रमुख उपन्यास आ चुके हैं। बर्फ होती नदी, उधर भी सहरा, अंतिम पड़ाव, वजूद के लिए, सुबह सवेरे, किस मुकाम तक, महफिल व कलम आपकी प्रकाशित कथा संकलन है। और जैसा कि मैम ने भी बताया कि वर्तमान में भी तमाम प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां और लेख आते रहते हैं। तो ये मैं आपका स्वागत करती हूँ। सर, जैसा कि लेखन यात्रा की बात हो रही थी, तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि जैसे स्त्री लेखन की जब हम बात करते हैं या पुरुष लेखन की बात करते हैं सर, तो क्या ये दोनों का विभाजन करना सही है? दूसरा ये कि जब आप उर्मिला मैम को पढ़ते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, तो उनको किस तरह से आप व्याख्यायित करना चाहेंगे? आप अपने विचार साझा करें सर। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षा गीता जी, और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ विजय शर्मा जी का, जिन्होंने आज इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया। विजय शर्मा जी से एक अरसे से उनके लेखन से वाकिफ था, और हूँ भी, अभी भी उनकी कहानियाँ, फिल्मों पर उनके लेख लगातार पढ़ता रहा हूँ। बल्कि मेरा तो ये सोचना है कि आज के समसामयिक परिवेश में फिल्मों पर लिखने वाले बहुत कम हैं, गिने चुने हैं, जिन्हें हम उंगलियों में गिना जा सकता है। बेहतर लिखने वाले, फिल्मों की समझ रखने वाले बहुत कम लोग हैं हिंदी फिल्मों में। और किस तरह की फिल्में देखी जाएं, फिल्मों को कैसे देखा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। तो विजय शर्मा जी का जब हम फिल्मों पर पढ़ते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि फिल्मों को देखने का एक नजरिया ये भी है।
हम खाली एक दर्शक या एक श्रोता की तरह से ही फिल्मों को देख के एक मनोरंजन की दृष्टि से ही फिल्मों को नहीं देखते, लेकिन जब उनको पढ़ते हैं तो उनके फिल्मों के लेखों को पढ़ते हैं तो अंदाजा होता है कि उनकी उस फिल्म में, किसी भी एक फिल्म में कितनी गहराई छिपी हुई है। और सबसे बड़ी बात उनके लेखन में मुझे ये लगी, वो विदेशी फिल्मों का बेहतरीन विश्लेषण करते हैं, ताकि हमें भी उन फिल्मों को देखने की इच्छा जागृत होती है। कई बार मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि ऐसी विदेशी फिल्में हम लोग तो हासिल नहीं कर सकते, ये लोग कैसे हासिल कर लेते हैं? ये सवाल मैंने एक बार कुमार अम्बुज से भी किया है, तुम इतनी सारी फिल्में लिखते हो, कहाँ से हासिल होती हैं? तो उन्होंने बताया कुछ तरीके जो कि मैं कर नहीं पाया, लेकिन उनके लेखन को पढ़ के वो फिल्में देखने की एक ज़बरदस्त आकांक्षा मेरे मन में पैदा होती है। तो उनसे एक अरसे से मैं वाकिफ़ था, आज से नहीं, एक अरसे से मैं वाकिफ़ था, और परीकथा में तो उनको लगातार नियमित रूप में मैं पढ़ता रहा हूँ। तो उनका बहुत-बहुत आभार, और ये मुझे जानकर बेहद खुशी हुई कि वो 15 वर्षों से इस सृजन संवाद को आयोजित कर रही हैं और देश के महत्वपूर्ण लोग इस संवाद से जुड़े हुए हैं। ये यकीनन इतना लंबा सफ़र इस प्रोग्राम की सार्थकता और विशिष्टता को रेखांकित करता है, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ। रक्षा जी, आपने सवाल किया कि क्या स्त्री लेखन और पुरुष लेखन को अलग-अलग किया जा सकता है? करना मेरा चाहिए या नहीं? जी, करना जी। चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेखन तो लेखन है। जी, मैं बिल्कुल। तो इस तरह से कहता हूँ, लेखन तो लेखन है। एक दृष्टि है, हम किस कोण से किस चीज़ों को देखते हैं। एक चीज़ को स्त्री एक दृष्टि से देखेगी, पुरुष एक दृष्टि से देखेगा। तो लेखन तो लेखन है, उसको अलग-अलग मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्या हम मनु जी। भंडारी को, कृष्णा सोपती को, अमिताभ प्रीतम को खाली स्त्री के ढांचे में रख सकते हैं, या क्या उर्मिला शिरीष जी के लेखन को खाली स्त्री के ढांचे में रख सकते हैं, या महेश्वरा देवी के, किसी को भी आप नाम लें, तो मेरे ख्याल से हम उनको केवल स्त्री के ढांचे में, स्त्री के खेमे में या स्त्री लेखन में नहीं बाँट सकते। उनको हम एक कथाकार के रूप में, एक बिल्कुल। हमारे समय के महत्वपूर्ण लेखक के रूप में, कथाकार के रूप में, वरिष्ठ लेखक के रूप में हम उसको दर्ज करते हैं, और मेरी ऐसी निजी मान्यता है, इस रूप में देखा जाना चाहिएगा। अब उर्मिला शिरीष जी की जो आपने रखा कि उर्मिला शिरीष जी की लेखन यात्रा बहुत लंबी लेखन यात्रा है। इतनी लंबी लेखन यात्रा है कि बहुत कम शख्सियतें हमारी ऐसी हैं, जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा करके आज इस मुकाम पर पहुँची हैं। आपने थोड़ा-सा ज़िक्र किया उनकी रचना यात्रा का। उनके 3 उपन्यास हैं, चाँद गवाह, जिसका जी, अंग्रेज़ी में जी। अनुवाद भी हो चुका है। मून अलोन इज़ नॉट द विटनेस, इज़ द विटनेस, मून अलोन इज़ द विटनेस है। खैरियत है हुज़ूर, बेहद चर्चित खैरियत उपन्यास। है हुज़ूर, मैं मिस कर गई। हाँ जी। कोई एक सपना उनका बहुत महत्वपूर्ण कोई एक उपन्यास सपना। रहा। कई किताबें उनकी लिखी हैं, उनके ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई हैं, और देश-विदेश में अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से उन्हें नवाज़ा गया। मैं उन्हें अपने समय की एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के रूप में देखता हूँ। बहुत कम हैं जो इस मुकाम पर पहुँची हैं, और जब मैं उनकी लेखन यात्रा को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत खंड-खंड में उनका लेखन बिखरा हुआ है। तो सहज रूप में सब जगह सबको उपलब्ध नहीं हो पाता। उनके प्रयासों से ही चीज़ें उपलब्ध हो पाती हैं। यदि ऐसा संभव हो कि निकट भविष्य में वो अपनी ग्रंथावली निकालने पर विचार करें, तो शायद एक महत्वपूर्ण काम होगा, और उनका समग्र लेखन हमेशा के लिए हिंदी पाठकों को, हिंदी शोधकर्ताओं को के लिए उपलब्ध रहेगा। क्योंकि 10-12 साल बाद हमको अपनी ही किताबें नहीं मिल पाती हैं, स्थितियाँ तो ऐसी हो गई हैं आज में। तो यदि कोई ग्रंथावली उनके प्रकाशक उनको मिले, और जो ग्रंथावली तैयार करे, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात रहेगी। एक चीज़ जो एक या कई सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा ना, इतनी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है कि हम शायद उनको 1 या डेढ़ घंटे में उन पर बातचीत ना कर सकें। जब मैं उनको पढ़ रहा था, उनके उपन्यासों को पढ़ रहा था, तो उपन्यासों में इतने बिंदु हैं कि मुझे लगता है कि यदि कभी अवसर हुआ 2-3 दिन का कोई कार्यक्रम उन्हीं पर ही केंद्रित किया जाए, तो शायद हम उनकी पर्सनैलिटी के कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों को रेखांकित कर पाएँगे। हेलो?
हेलो सर, आ रही है आपकी आवाज? हाँ, अच्छा, ओके। तो स्क्रीन से हट गए थे सारे लोग। तो इस रूप में मैं ये देख रहा था कि यदि कभी ऐसा अवसर मिले तो हम इतनी बड़ी पर्सनालिटी है कि एक कार्यक्रम में शायद हम उनको ना बात कर पाएँ। उनकी जो केंद्रीय स्वर है उनके लेखन का, वो है कि हमारे भारतीय समाज में हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज अभी भी अर्ध-सामंती समाज है, अर्ध-पूंजीवादी समाज है। सामंती अवशेष अभी भी हमारी चेतना में गहरे असर कर रहे हैं। तो उनकी कहानियों में भारतीय समाज में स्त्रियों का दर्द बहुत गहराई से देखने को मिलता है और परिवार में उन स्त्रियों के परिवार में, समाज में और व्यापक स्तर पर स्त्रियों के घुटन की एक कारुणिक कथा, कारुणिक गाथा बल्कि मैं कहूँगा, उनका समग्र लेखन इस बात की गवाही देता है। कारुणिक गाथा की तरह उनका लेखन हमारे बीच में मौजूद है ये। उनके ये जो इस तरह की वो करुणा, क्योंकि साहित्य का मूल स्वर एक करुणा भी माना गया है। बिना करुणा के या बिना संवेदना के कहानी नहीं बन सकती है। तो उनके लेखन में चाहे उपन्यास हो, कहानियों हो, बेहद करुणा एक है और ये करुणा ही उनको प्रेमचंद से होती हुई कृष्णा सोबती के मित्रों मर्दानी तक आती है और मनु भंडारी, नासरा शर्मा, सुधा अरोड़ा से गुजरती हुई कर्तुल हैदर और इस्मत चुगतई तक ले जाती है। उनका कथा संसार इस हद तक इतना विस्तार है कि हमारी जो हिंदी की समृद्ध परंपरा है उससे वो जाकर के जुड़ती हैं, जिनमें करुणा और संवेदना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उनकी रचनाओं में मौजूद रहते हैं। उनका उपन्यास चांद गवाह को पढ़ते हुए कुछ सवाल मेरे ज़हन में उभरते हैं और हम इन सवालों पर भी बातचीत करेंगे। वो सवाल बहुत बिजली से के करंट जैसे तेज सवाल उठाते हैं इस चांद गवाह उपन्यास में। वो सवाल उठाती हैं इस उपन्यास में, क्या स्त्रियों को जीवन भर दुख की गठरी अपने स्तर पर लादे रहना चाहिए, जबकि उन्हें इस बात का एहसास है कि अब वो दूर तक हमारे संबंध नहीं चल पाएंगे, फिर क्यों वो दुख की गठरी को अपने जीवन में का जिंदगी ला दे रहे हैं? ये सवाल वो उठाती हैं। वो ये भी सवाल उठाती हैं कि क्या विवाह के 28 साल बाद भी उन संबंधों से मुक्त नहीं हो सकती? यहाँ संबंधों को ढोना बहुत जरूरी है। क्या उन संबंधों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता? एक बहुत बड़ा सवाल होता है। वह विवाह नाम की संस्था का विरोध करती हैं जो स्त्रियों को बेड़ियों में बांधे रखती है या उनके प्रेम का आदर नहीं करती। हमारा सामंती ढांचा कुछ इस तरह बना हुआ है कि हम विवाह नाम की संस्था में फंस करके स्त्रियां रह जाती हैं। तो उर्मिला शिरीष जी का ये उपन्यास उस विवाह नाम की संस्था का विरोध करता हुआ दिखाई देता है। वह ये भी सवाल करती हैं कि स्त्रियां अपने हिस्से की खुली हवा में सांस क्यों नहीं ले सकती, क्यों पितृसत्ता, हमारी जो पितृसत्ता है, कदम कदम पर उनका अपना आकाश उनसे छीन लेना चाहती है। वे विवाह की नैतिकता के वैवाहिक नैतिकता के मानदंड बदले जाने की भी वकालत करती हैं अपने इस उपन्यास में और जोर दे करके ये कहती हैं कि सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों को साहसपूर्ण हिस्सेदारी निभानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियां साहसपूर्ण हिस्सेदारी निभाएं। आ रही हैं स्त्रियां, लेकिन जितनी मात्रा में ज़रूरत है, जब हम यूरोप में देखते हैं या दूसरे देशों में देखते हैं, जितनी मात्रा में स्त्रियां सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए आनी चाहिए, वो शायद अभी नहीं आई हैं। तो इसीलिए ये सवाल उन्हें उद्वेलित करता है कि वो स्त्रियां जो है अपेक्षित साहस और धैर्य का परिचय भी कहीं-कहीं नहीं दे पाती। और इन सारे सवालों को बीच में रख करके चांद गवाह की जो नायिका है दिव्या, वो एक मजबूत चरित्र उर्मिला जी ने खड़ा किया है, जो इन सारे सवालों से गुजरती हुई अपनी राह खुद तैयार करती है और एक साहसी स्त्री के रूप में हमारे सामने पेश आती है। और यही उसका साहस, उसका धैर्य, उसका विवेक, उसकी संकल्पशीलता, उसकी जीवटता ही इस चांद गवाह को हमारे समय का एक बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण उपन्यास बनाती है। उन जहाँ तक उनकी कहानियों की बात है तो देखिए, हमारा परिवार, हमारा लेखन
परिवार और समाज के बीच से ही निकलता है। उर्मिला शिरीष अपने इस समस्त कहानी लेखन में, कथा लेखन में स्त्रियों की समानता पर ज्यादा जोर देती है। वो परिवार में जो समानता, स्वतंत्रता, पारस्परिक सम्मान जैसे मूल्य हैं उनको तो जो देती हैं, और वो ये मानती हैं, उनका लेखन इस बात की तस्दीक करता है कि परिवार में स्त्री पुरुष के संबंध समान होने चाहिए और स्वतंत्र होने चाहिए। और खास बात ये जो हर कहानी में कहीं ना कहीं दर्ज होता है कि महिलाओं का अपना एक वजूद होना चाहिए, और ये वजूद, जो उनका वजूद है वो उन्हें परिवार में मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, जो एक हमारे यहाँ परिवार की सर्वस्वीकृत अवधारणा यही है। लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन हम लोग अभी मध्ययुगीन सामंती सोच जो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत गहरे परिवारों में बैठी हुई है, वो इस पारिवारिक इन मूल्यों के विरोध में आकर के खड़ी होती है। और उर्मिला जी अपने लेखन के माध्यम से इस सामंती पितृसत्तात्मक महिलाओं के सम्मान के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं और उस पर अपने पैर बहुत मजबूती के साथ खड़ी होती हैं। उनके इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सदी के बाद भी इतने लंबे आंदोलनों के बावजूद भी, नवजागरण का राजनीतिक नियम कायदे कानून बदले गए, फिर भी हमारा परिवार अभी भी पितृसत्तात्मक नियमों से चल रहा है। ये हकीकत है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। कहीं कहीं बदलाव हुआ है, क्यों जहाँ बदलाव हुआ है वहां दूसरे तरह की समस्या है, वो भी मैं अभी इसका जिक्र करूंगा अभी आगे जाकर के। आज भी कहीं ना कहीं स्त्रियां बंद समाज की घुटन में, असहायता में और अन्याय में जी रही हैं। वे इन उर्मिला श्री जी इनमें करुण गाथा ही इनकी नहीं कहती, बल्कि उनके वजूद को भी स्थापित करती है, और ये उनका वजूद ही उनको आज जो समकालीन कहानीकार हैं उनसे उन्हें अलग करता है। उनकी एक कहानी है जो नानी की डायरी में किताब में संकलित है, विलोम। विलोम में एक पात्र है नंदिता आचार्य। वो नंदिता आचार्य पितृसत्ता के प्रति अपना विरोध जाहिर करती है। कहानी के पिता के मन में बेटों को लेकर तो एक सपना है कि उनके बेटे डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने, लेकिन बेटियों को लेकर के कोई सपना नहीं। उस पिता का तो यही मानना है कि बहुत हुआ बीए कर ले, शादी कर ले। ये मध्यवर्गीय परिवारों में हकीकत है। उर्मिला जी उस नंदिता के माध्यम से इस पिता की इस इच्छा का विरोध करती हैं, और उनके ये पात्र नंदिता आचार्य अपने जीवन में खुद राह बनाती है, और खुद राह बनाते बनाते वो राजनीति में प्रवेश करती है, और कई सोपानों से गुजरते हुए अंत में वो एक महापौर के पद पर पहुंचती है। देखिए, ये कहानी एक बहुत बड़ी प्रेरक ताकत के रूप में भी हमारे सामने है कि भले ही हमारा समाज बंद हो, लेकिन हमें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। रास्ते जब भी नए बनाएंगे, कुछ तो कांटे जरूर पाओगे। तो जब नए रास्ते बनाएंगे तो स्त्रियां नए रास्ते बनाने के लिए अग्रसर होती हैं और अपने मुकाम हासिल भी करती हैं। इधर जो कुछ ऐसा माहौल बना है जहां प्रेम करने के नाम से लव जिहाद का एक नया चीजें सामने आने लगी हैं। उनकी एक कहानी है गुनाहे इश्क, जिसमें वो लव जिहाद जैसी बातों का, निरर्थक बातों का, मैं उसको निरर्थक बातें कहूँगा, निरर्थक बातों का विरोध करती हैं। नंदिता और अमीन कहानी के दो पात्र हैं जो प्रेम संबंधों के माध्यम से इस लव जिहाद में मोर्चा लेती हैं, और शादी ब्याह के समय धर्म, कल्चर, परंपराओं से जुड़ी हुई उस धर्म, कल्चर की जो सोच है, जो आखंड उसमें हमारी डूबी रहती है, उस सोच को वो खारिज कर देती है। नंदिता और अमीन की प्रेम कथा एक तरफ है, और इसी की तरफ दूसरी प्रेम कथा भी उस कहानी में आती है,
जो सरला की कथा है, जो सरला एक अपनी राह खुद बनाती है। ये इनकी कहानियों की खासो खास विशेषता है कि इनकी कहानियों के सारे महिला चरित्र जीवन में अपनी राह खुद बनाते हैं। जो गोर्की ने कहा था जीवन की राहों पर चलते हुए कि हमें खुद ही चलना होगा अपनी राहों पर, तो उस तरह उस दिशा की ओर हमें उर्मिला जी की कहानियां भी ले जाती हैं। केवल पति पत्नी तक ही ये सामंती सोच विद्यमान नहीं है। ये उनकी एक कहानी है जन्मभूमि, जहां माँ और बेटों के परस्पर संबंधों को लेकर के उन्होंने ताना बाना बुना है। और माँ का ये बहुत जोरदार तर्क रहता है कि संपत्ति में बेटों को ही क्यों बेटियों को भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। आज हम अपने न्यायालयों में देखें तो ना जाने कितने मुकदमे लाइन में लगे हुए हैं बेटियों को न्याय दिलाने के पक्ष में। हजारों मुकदमे आज पड़े हुए हैं। बहुत ज्वलंत सवाल है ये हमारा। बातें तो हम लोग हो रही हैं, लेकिन हकीकत में शायद कहीं ना कहीं इस बेटियों को पारिवारिक संपत्ति में हक देने के लिए कहीं ना कहीं दाएं बाएं छोटे मोटे रास्ते हम लोग निकाल लेते हैं ताकि उन्हें इस संपत्ति से रखा जाए। इसीलिए वो न्यायालय की शरण में जाती हैं। तो वो अपनी इस कहानियों में मानती हैं कि लड़कियों को भी संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए और ये उनके अधिकार का मामला है। हालांकि हमारा कानून भी इसकी पैरवी करता है, लेकिन तमाम कानून के बावजूद भी अभी तक ये पूरी तरह मिल नहीं पाया है। इसके लिए भी एक अलग से लड़ाई महिलाएं अपने सर पर लड़ रही हैं। तो माँ का जो चरित्र है बहुत एक मजबूत चरित्र है जो इस पक्ष में हमारे सामने खड़ा होता है। इसी तरह उनकी एक और कहानी है सुयोग पुत्रों के नाम। वह कहानी जिसमें है एक बेटा है जो माँ को मकान किराए पर देने की वकालत करता है और माँ नहीं चाहती कि वह अपना घर किराए पर दे। और जब बेटा उससे अपने हिस्से की बात करता है तो वह पूछता है कि माँ क्या चाहती है, तो वो इसका कोई जवाब उसके पास नहीं मिलता। जबकि वो एक सामंती सोच को लेकर के ही कहानी हमारे सामने आती है। किस तरह पारिवारिक हमारे सामंती पारिवारिक ढांचे में किस तरह सामंती सोच हमारे बीच में मौजूद रहती है। इनकी एक और कहानी है जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, बहस के बाहर। उसमें भी वो आर्थिक मदद देने की बात करती है। एक महिला को, बुजुर्गों को आर्थिक मदद किस तरह दी जाए। कि हमीदा और गफूर जो हैं दो पात्र हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे समय की सच्चाई है। उनको जब घर से निकाल के कुछ दोस्त की मदद करते हैं और उन्हें कुछ पैसे उनको लिए जुटाते हैं, उनके लिए दुकान खोल के देते हैं और एक वो इस तरह उर्मिला जी ले जाती हैं, जो कहानी की एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में मैं इसको देखता हूँ। मैं नानी की विशिष्ट कहानियों में से एक कहानी मैं मानता हूँ। डायरी शैली में लिखी गई कहानी है और कहानी बहुत ही रागात्मकता के साथ, बहुत ही गहरी आत्मीयता के साथ और गहरे दुख के साथ भी मैं कहूँगा वो लिखी गई है कहानी। कहानी में एक स्त्री है, वो कोई भी स्त्री हो सकती है, वो जो अपनी डायरी में अपने दुखों को दर्ज करती है। उस डायरी में वो बताती है कि बेटा जो है वो जमीन बिकवाने का उस पर दबाव डालता है और उस बेटे के लिए इसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और जिसके लिए उसने पूरा जीवन गंवा दिया, आज उस बेटे के दिल में ना तो माँ याद आती है, ना ही कोई उसके उस माँ की जगह ना तो बेटे के दिल में है और ना ही कोई घर में है। तो वह अपनी डायरी में अपने जेठ को, अपने काका को याद करते हैं कि किस तरह वो किसानी का जीवन जिया करते थे, कितना संघर्षपूर्ण जीवन था और आखिर में उन्होंने ना कोई गाड़ी खरीदी, ना कोई घर बनाया और उसी खेत की मिट्टी में ही दफन हो गए। और उनके जाने के बाद बेटों ने खेत बेच दिए और जब वो अपना हिस्सा लेने आते हैं तो वह स्त्री सवाल करती है कि क्यों अपने पुरखों की विरासत को बेचना चाहते हो, जब जमीन और खेती चले जाएंगे तो बचेगा क्या। यहाँ एक तरफ तो ये कहानी पारिवारिक संदर्भों की भी कहानी है और जब जमीन और खेती चले जाएंगे
तो मैं इस कहानी को कहीं ना कहीं विकास के संदर्भों में भी देखता हूँ। वहाँ पर भी जब हमारी ज़मीन ही चली जाएगी तो हम लोग क्या बचेंगे। कहानी में वो बेटे रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, लेकिन माँ बार बार टालती रहती है, और जब वो हिसाब मांगते हैं बेटे, तो बहुत ही व्यथित होकर के उससे कहती है कि क्या आप किस किस चीज़ का हिसाब दोगे, हमने तुम लोगों को पाला बड़ा किया, पैदा किया, आप इतने साल हमने लगाए, आप उनको कैसे हिसाब दे सकते हो। उस समय में बहुत ही क्षोभ के स्वर में एक जगह उसका संवाद आता है कि ये नहीं हो सकता कि बेटे तो हवाई जहाज में उड़े और लड़कियां पैदल चले। वह नानी अपने बेटों के आत्मसम्मान की रक्षा करती है, और जमीन बेचने पर, जब उसका कोई वश नहीं था, जमीन बेचने पर जो राशि मिलती है वह बेटों को देने से मना कर देती है, और अब उसके सामने जो चेक रखा है उसको फाड़ के फेंक देती है, और बाद में एक वसीयत लिखती है। उस वसीयत को खोलने की हिम्मत, उस वसीयत में क्या लिखा है इसको खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसमें एक तरफ जमीन को बेचने का लालच है, दूसरी तरफ जमीन को बचाने की जद्दोजहद है, तीसरी तरफ बेटियों के समान अधिकार दिए जाने की नानी की मजबूत इच्छा शक्ति है, स्त्रियों का अपना वजूद है। इन सब के जी बीच सर। हुई कहानी हमारे समय को एक रचनात्मक स्तर पर सामने ले आती है। बिल्कुल। हमारे साथ राजेश राव जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और फेसबुक लाइव से भी हमारे साथ मुझे बड़ा बताते हुए खुशी हो रही है। ये मेरी आवाज अभी इको कर रही है, बाकी लोग माइक म्यूट कर लें। अच्छा, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी सर आ रही है, आप एक बार माइक म्यूट अरे कर लीजिए। मेरे लैपटॉप में और मोबाइल से भी मैं जुड़ नहीं पा रहा था, बहुत मुझे अफसोस है। आप जुड़े हैं, ये बड़ी बात। और टेक्निकल प्रॉब्लम हम सबके साथ आती है। जी सर। बाकी लोग जरा माइक बंद। जी बस 1 मिनट में। नमस्कार उर्मिला जी और विजय जी और सबको। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइक ऑफ कर लेंगे सर। हरीश सर आप भी अपना माइक म्यूट कर लीजिए, बहुत इको होती है ना आवाज। उनका म्यूट था मेरा। जी हाँ, उनका म्यूट है। जी 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 ठीक है, धन्यवाद। 2-3 मिनट लूंगा अपनी बात खत्म करने में, फिर आप राजेश साहब जी जी मैं कह रहा था कि अभी उर्मिला जी एक ऐसी शख्सियत है जो वर्सटाइल शख्सियत है। मैं उम्र के हिसाब से तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस उम्र में जिस पायदान पे हैं, उस उम्र के पायदान में ज्यादातर लोग लिखना बंद कर देते हैं। मैंने देखा है अपने समय में बहुत कम लोग लिख रहे हैं। उस उम्र में भी, इस उम्र में भी उनकी कहानियां आज की पत्रिकाओं में लगातार छप रही हैं। अभी मैंने उनकी कहानी नया ज्ञानोदय में पढ़ी थी कि तुम हो, तो मैं बता नहीं सकता कि ये कहानी ने कितना मुझे उद्वेलित किया। और एक अस्पताल का वर्णन है, हार्ट के ऑपरेशन का वर्णन है, तो कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अपने परिवार के किसी सदस्य का ऑपरेशन हो रहा हो और मेरी सांस ऊपर से नीचे तक आकर के अटक गई। इतना गहरा वर्णन, कमाल का वर्णन किया, बहुत बारीकी से रहता है। बहुत बारीकी से एक एक पल की जो आकांक्षा, उत्कंठा, परेशानी, बदहवासी है, वो उस कहानी में इन्होंने दर्ज किया। बेहद गहरी मार्मिकता के साथ उसके दर्ज किया, और जो कहानी में दृश्य है, जो अनुभूतियां हैं, वो एकदम मन को उद्वेलित करती हैं। ये कहानी कैसे लिखी जाए? एक अच्छी कहानी क्या होती है? मैं ऐसा मानता हूँ, अच्छी कहानी वह होती है जो हमें लगातार याद रहे, हमारी अंतस चेतना में जाकर के बैठ जाए। जहां भी हम जिक्र करें वो कहानी हमें याद आ जाती है। हमें बार बार ये नानी की कहानी याद आती है, बार बार ये नया ज्ञानोदय की कहानी याद आती है। अस्पताल में उसके बाद भी पढ़ने के बाद जब भी मैं अस्पताल में गया तो ये कहानी मेरे जहन में पहुंच गई, अचानक पहुंच गई। मैं गया किसी और से काम था, ये कहानी एकदम। तो ये अच्छी कहानी इतने गहरे हृदय में हमारे आघात किया है इसने। आघात नहीं तो बहुत ही गहरी आघात्मकता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। वो सकारात्मक अंत की ओर हमें ले जाती है अंदर। इसी तरह अभी एक कहानी इनकी और पढ़ी मैंने, वागार्थ में लिफाफे नाम की कहानी है। मतलब हम कितने, हमारा समाज कितना संवेदनहीन हो चुका है।
हम बिल्कुल बातें तो संवेदनशीलता की करते हैं, हकीकत में जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी संवेदनहीनता के समुद्र लहरा रहे हैं। वो सब कुछ संवेदनहीनता को इन्होंने इस कहानी में दर्ज किया है कि एक महिला अपनी पेंशन लेने के लिए क्या-क्या कर रही है, कितने उसको पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं और वो और उसकी उस महिला की लड़ाई का जज्बा, खाली मुसीबतें ही उठा देते हैं तो अलग बात है, अन्यथा ना ले मेरी बात को, तो मैं इस कहानी को, प्रेमचंद की कहानियों को आगे की बात कहता हूं मैं। प्रेमचंद की कहानियों में मुसीबतें बेइंतहा है, लेकिन आखिर सर मुसीबतें ही मुसीबतें हमारे साथ सर आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी अब। सर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि लगभग 40 सालों से मैडम लिख रही हैं और उनके लेखन पर मैं समझती हूँ कि एक एपिसोड तो बहुत कम रहेगा। आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। हाँ जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जिस तरह से आपने चांद गवाह पर बहुत विस्तार से अपनी बात रखी और सामंती जो हमारी व्यवस्था है, पितृसत्ता में जो स्त्रियों की करुण दशा है, उन सब पर आपने बहुत खूबसूरती से अपने विचार रखे, उदाहरणों के साथ आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे एक सेकंड, मैं कुछ सवाल मेरे जहन में है जो मैं उर्मिला जी से पूछना चाहूंगा, बाकी कहानी को विश्लेषण बाद में करूंगा। जी जी तो जी दो तीन सवाल हैं जो मैं चाहूंगा कि उर्मिला जी इस पर सवाल हम लोग थोड़ी देर बाद रखते हैं। राय जी हम लोग मान रखते हैं। हाँ जी, बाद में रख लीजिएगा। ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ में रखेंगे सवाल रखेंगे हम साथ में। अभी राजेश राव जी शायद हमारे साथ जुड़े तो हुए हैं, उनको वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। साथ जुड़ गए हैं। जी जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कथा साहित्य में विशेष रूप से आपकी आलोचना सक्रिय है। और मैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, बस मैं यह बताऊंगी कि हंस पाखी कथाक्रम वागर्थ लमही समीक्षा संकल्प हिमांजलि उपेक्षा जनसत्ता हिंदुस्तान दैनिक भास्कर जैसे कई पत्रिकाओं में आपके लेख आलेख शोधालेख छपते रहते हैं और कोई लगभग 36 साहित्यिक व्याख्यान आप अब तक दे चुके हैं। तो सर माफी के साथ आपको मैं कहना चाहूंगी कि समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप उर्मिला जी की जो लेखन यात्रा है, क्योंकि हम आपको जरूर सुनना चाह रहे हैं और आप अपनी बात रखें मैम के साहित्य पर, उनके लेखन पर। मैं सबसे पहले राजेश का स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम लोग स्वागत कर रहे थे तो वो उस समय जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। बहुत मुश्किलें उन्होंने उठाई, लेकिन वो जुड़ गए हैं, ये बात बहुत खुशी की बात है। साथ ही बहुत ही अच्छी बात है, फेसबुक लाइव से हमारे साथ नासिरा शर्मा जी जुड़ी हुई है, कल्पना मनोरमा जुड़ी हुई है, क्षमा त्रिपाठी जुड़ी हुई है, रंजीत कौर गिल जुड़ी हुई है। मैं देख रही हूँ कि ज्यादा स्त्रियां ही आपकी तरफ तेजस पुनिया फिल्म समीक्षक है मैम, वे भी जुड़े हुए हैं। जी, तो इतने सारे लोग जुड़े हुए, मैं उन सबका स्वागत करती हूँ। और समय हमारे पास सच में बहुत कम है। मैं मंच राजेश जी को सौंपती हूँ। मनोरमा, रक्षा जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। नहीं मैम, ठीक किया आपने। जी शुक्रिया मैम, विजय मैम, रक्षा जी और उर्मिला जी को नमस्कार। मैं पहले तो क्षमा चाहता हूँ, तकनीक पर मेरा कोई वश नहीं था, लैपटॉप मोबाइल से जुड़ा, फिर किसी और मोबाइल से अभी मैंने कोशिश की और जुड़ा। तो मैम से, उर्मिला जी से मैं बात करूंगा। बहुत संक्षेप में कुछ की नोट्स मैं आज रखूंगा। देखिए, एक तो मैं किसी रचनाकार की उसका जो सरोकार है कि वो अपने जीवन में किन चीजों को ज्यादा तवज्जो देता है, समय क्या चल रहा है और उसका लेखन कैसा है। 21वीं सदी का समय है और उर्मिला सीरीज की लेखन यात्रा को अगर मैं बहुत संक्षेप में आज तवज्जो दूं तो मैं एक तमाम विषयों के साथ, तमाम ज्वलंत मुद्दों के बावजूद अभी मैं उनकी कहानी पर बात करना चाहता हूं।
और वो भी संक्षेप में, और कहानी में भी उनकी जो स्त्री पात्र आई हुई है उनको मैं कोशिश करूंगा कि उस पर उसको आप लोगों के सामने ध्यान आकर्षित कर सकूं। और उनकी कहानियों में जो स्त्री पात्र हैं, जरा आप उन पर गौर करें कि उर्मिला जी की जो कहानी है, और मैंने इसको नोट किया था, लेकिन अब समय कम है। मैंने बहुत पहले 2014 की बात है, उनकी एक कहानी तिकड़ी पर एक लेख लिखा था जो विजय राय जी ने संपादित उनका जो लम्ही पत्रिका है उसका विशेषांक उन्होंने निकाला। 10 कहानीकार और 10 आलोचक। मैं उस दौर से उर्मिला सीरीज की कहानी यात्रा को देख रहा हूं, और उनके स्त्री चरित्रों को भी मैं देख रहा हूं कि कैसे उन्होंने गढ़ा है। अगर मैं सिर्फ उनके स्त्री चरित्रों की यात्रा पर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि सरगम से होते हुए, सरगम से पहले भी उनकी एक कहानी है चेहरे, उसकी पात्र है मीनाक्षी। और आप वो एक विधवा स्त्री है जो पढ़ लिख कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाती है। सरगम की रीना है जो झुग्गी बस्ती में रहती है, लेकिन वो चाहती है कि उसके बच्चे जो हैं वो सफल हों। एमएलसी की खेरून है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से वो शादी करती है, और चीख की स्त्री पात्र है। वहां से होते हुए मैं जो बात कहना चाहता हूं कि उर्मिला सीरीज की जो कहानी यात्रा है और जो उनके पात्र हैं, खासकर जो स्त्री पात्र हैं, उनमें आज के सदी का जो द्वंद्व है और स्त्री का जो द्वंद्व है वो इतना बारीक और सूक्ष्म, और वो अपनी तमाम खूबियों के साथ व्यक्त हुई है, जिसको नामवर जी चिन्हित करते हैं नई कहानी के दौर में कि अगर किसी कहानी को परखना हो तो उसकी एक बड़ी खूबी है उसके द्वंद्व की तलाश। तो आप देखें कि उर्मिला सीरीज की कहानी यात्रा में उनके स्त्री पात्र, समाज की स्थितियां, वर्तमान जीवन और आगे बढ़ने की उनकी जो यात्रा है, जो वो करना चाहती है, जो अपने जीवन में वो प्राप्त करना चाहती। अभी हालिया के दिनों में मैंने उनकी कहानी उसका अपना रास्ता पर कुछ बात की। आप देखें कि उसका अपने रास्ता की जो वृंदा है वो सौंदर्य प्रतियोगिता में जाना चाहती है, और वो चली जाती है। लेकिन उर्मिला ने स्त्री की जिस विडंबना को इस पुरुष सत्तात्मक समाज में चित्रित किया है कि अंततोगत्वा वो इस पुरुष सत्तात्मक समाज में पेशेवर दुनिया में असफल होने के बाद परिवार से भी जाती है, अपने प्रेमी से भी हो जाती है, और फिर वो लौटती है अपने अस्तित्व की ओर। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। मैं जुड़ने की मनस्थिति में उतने विस्तार में बात आज नहीं करूंगा। मैं प्रश्न उर्मिला जी से करना चाहता हूं। कुछ मेरे मन में उनकी कहानियों को लेकर जिज्ञासा है, तो अगर आप अनुमति दें तो मैं वो प्रश्न करूं। जी सर, आप प्रश्न करिए। और मैं साथ में ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो मेहमान मतलब संवादी हरीश राय जी हैं, तो पहले वे अगर अपना प्रश्न रखे तो ठीक है, उनके बाद जी 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 जी, क्योंकि वो रखना चाह रहे थे जी। बाकी लोग माइक ऑफ कर। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अच्छी बोलिए। बात है। हाँ ठीक है।
क्योंकि मुझे लगा एक बार मैं एकदम आउट हो गया हूँ, फिर मैं दोबारा जुड़ा तो दोबारा लगा। अच्छा, मैं केवल छोटे-छोटे 2-3 सवाल हैं, वो मैं उर्मिला जी से रखना चाहूँगा। एक तो मैं उनसे ये इतना ज़्यादा उन्होंने विपुल लेखन किया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहूँगा, अक्सर ये कहा जाता है कि लेखक को रोज़ कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए। भले ही वह एक आध पैरा ही क्यों ना लिखे, लेखक को रोज़ लिखना चाहिए। उर्मिला जी ने इतना विपुल लेखन किया, क्या उन्होंने इसके लिए कोई नियम बनाकर लिखा या जब समय मिला तब लिखा? एक तो ये मेरा दूसरा ये था कि आप जैसे ओ हेनरी जो थे वो एक वक्त पे एक ही काम रचना करते थे, और जबकि रांगे राघव जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक उपन्यास पर एक वक्त पे 3-3 4-4 किताबों पर बात करते थे, लिखा करते थे। एक किताब पर लिखते थक जाते थे, दूसरा शुरू करते थे, दूसरा थक जाते, तीसरा शुरू करते थे। तो उर्मिला जी ने किस तरह इस चीज को ढाला और अपने कॉलेज और परिवार की नौकरी के बावजूद भी इतना लेखन किया, उनके लेखन का रूटीन कैसा रहा था इसके अंदर? नानी की डायरी का जो पात्र है, क्या कहीं इस पात्र को लिखते समय उन्हें कोई यथार्थ की भावना से गुजरना पड़ा? क्या कोई ऐसा पात्र उन्हें अपने, उनकी पसंदीदा किताबें कौन-कौन सी हैं? ये थोड़ा-सा मैं जी जानना चाहता हूँ। जी जी हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरी कहानियों के बारे में इतनी बातें कही और भविष्य के लिए भी कुछ योजना निर्धारित कर दी है कि कुछ आना चाहिए इस तरह से। तो ये आपका बड़प्पन है, और एक लेखक दूसरे लेखक का इस तरह से सम्मान करता है तो अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे के लेखन को इतनी गहराई से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आपने मेरी कहानियों पर, उपन्यासों पर बहुत गहराई के साथ लिखा है। तो पहली बात तो ये कि अभी तक जितना भी लिखा, पारिवारिक जिम्मेदारियों, नौकरी के बीच जो भी समय रहता था, वो कभी ये नहीं रहता था कि हर रोज कुछ लिखना है, क्योंकि वो संभव ही नहीं होता था। लेकिन ये ज़रूर रहता था कि लिखना है, क्योंकि अंदर कोई ना कोई चीज़ें पात्र रहते थे, परिस्थितियाँ रहती थी, कोई विचार है, कोई द्वंद है, कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी। तो वो मैं अपना समय 10 से लेकर 1 के बीच में निर्धारित मैंने किया हुआ था, कि जब भी मैं लिखूँ तो मेरा अपना एकांत हो, मेरी अपनी टेबल हो, मेरे अपने पात्र हों, उनका परिवेश हो, सारी चीज़ें हों। तो इस तरह से लिखना मेरे लिए संभव हुआ। और इसमें ये रहा कि मैंने अनुशासन का बहुत पालन किया अपनी ज़िंदगी में, कि अनुशासन के बिना क्योंकि कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है, और जब आप 3-4 तरह की चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो उसमें समय के को बाँधना बहुत मुश्किल होता है। तो समय को मुट्ठी में बाँध के चलते हुए जो कुछ भी मैं लिख पाई, और कई बार ये होता था कि कोई कहानी मन में चल रही लेकिन कागज़ पर नहीं उतर रही है, दिमाग में ही चलती रहती थी, और इतना समय ही नहीं होता था कि बैठकर लिख लूँ। पर वो दिमाग में एक तरह से लिखी रहती थी। जैसे उपन्यास के बारे में ये हुआ, चाँद गवाई के बारे में, कि एक ड्राफ्ट लिख लिया और दूसरा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इतने महीनों गुज़र गए, सालों लग गए उसको लिखने में। तो ये बहुत रेगुलर उस तरह से शायद मेरे लिए इसलिए भी संभव नहीं हो पाया था कि नौकरी भी मैं कॉलेज में प्राध्यापक रही हूँ। बच्चे, घर परिवार, बाद में स्पंदन संस्था, तो ये तमाम तरह की ज़िम्मेदारियों के साथ बस संतोष ये रहता था कि जो चीज़ मैं लिखना चाहती हूँ वो लिखूँ। जो जैसे जीवनी भी लिखी, इंटरव्यू भी लिए, आलोचना की, किताबें भी लिखी और तमाम तरह के आयोजन में भी भाग लेती रही। तो बस एक वही मेरा वो समय रहता था जहाँ मैं लिखती थी। और दूसरा जो ओ हेनरी का आपने उदाहरण दिया, टांगे राघव जी का, मैं एक समय एक ही काम करती थी। मान लीजिए कोई कहानी मेरे ज़हन में चल रही है, मैं लिख रही हूँ। जब तक वो कहानी खत्म नहीं हो जाती थी, तब तक मैं नहीं कर पाती थी।
दूसरा काम हाथ में नहीं ले पाती थी। पढ़ना तो रेगुलर होता था कि कोई भी कहानी लिख रही हूँ, उपन्यास लिख रही हूँ, कोई दूसरा काम कर रही हूँ, तो पढ़ना तो निरंतर जारी रहता था, क्योंकि बिना पढ़े तो कभी नींद आती ही नहीं थी। बिना किताबों के तो लगता था कि कुछ मेरा कोई वजूद ही नहीं है बिना किताबों के। लेकिन हाँ, एक समय में एक ही चीज़ रहती थी। जब वो कहानी खत्म हो जाती थी, तब कोई दूसरा काम मैं अपने हाथ में लेती थी। तो ऐसे ही लेखन चला और इस तरह से काम करती रही, और अभी भी मुझे लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ। मैं 10 साल पीछे हूँ, मुझे मन में हमेशा ये रहता है कि मुझे थोड़ा और काम करना था और पहले करना था, जो छूट गया। लेकिन कभी मैं कोई ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, पर हाँ, ये लगता है कि हाँ, ये काम उस समय कर लेना चाहिए था या ये चीज़ आ जानी चाहिए थी। बहरहाल कला की और लेखन की कोई उम्र नहीं होती है, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपके अपने दिमाग में हैं, विचारों में हैं, चेतना में है, हृदय में है, मन में है, विचारों में है, तो उनको आप कभी भी अ, अपने शब्दवत कर सकते हैं, कि कागज़ पर उतार सकते हैं। तो एक ये सहूलियत लेखक और कलाकार के साथ होता है कि उसका द्वंद चलता है, उसका अंतर संघर्ष चलता है, और पात्र तो जैसे बहुत लड़ाई भी करते हैं कि भई कब उनको हम बाहर ला रहे हैं, कब उनकी कहानी कह रहे हैं, कब उनका दुःख या उनका जो भी व्यक्तित्व है, उनकी जो भी बातें हैं, वो जिस तरह से हैं, उस तरह से कब कहानियों में वो आ रहे हैं। तो बस ये इस तरह से मेरा लेखन चलता रहा है। जी, बहुत सुंदर आपने जो बात कही कि आपने अनुशासन जो आपने निभाया कि 10 से 1 बजे का मेरा टाइम है, मेरा जी। एकांत है, मेरी एक टेबल है। तो मुझे यात्रा कहानी का वो संवाद याद आ गया माँ का जो अपनी बेटी को लिखती है। मैं उसको मुझे लगता है मुझे उसको पढ़ लेना चाहिए। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने उसमें जिसमें लिखा है कि मैं किसी से कुछ शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से कुछ माँग नहीं रही हूँ, मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ़ एकांत, एकांत और एकांत चाहिए। तो मुझे वो संवाद याद आ गया। तो एक कोना जिसे कि मुझे याद है कि वर्जीनिया वुल्फ ने भी कहा था कि अपना एक कमरा, असल में वो जो कमरा है वो कहीं न कहीं उसकी प्रतिभा का, उसकी इच्छाओं का, उसकी आकांक्षाओं का या महत्वाकांक्षाओं का भी क्यों नहीं कहें हम एक 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 प्रकार होता है। आपने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात रखी और मुझे लगता है हम ज़रूर इससे प्रेरणा लेंगे क्योंकि मैं भी पढ़ाती हूँ और समय को बाँध पाना मेरे लिए भी बहुत कठिन होता है मैम। लेकिन आज मैं आपसे बहुत बड़ी चीज़ सीख रही हूँ कि भई कुछ टाइम मैं भी अपने लिए बाँधूँगी। राजेश सर आपने भी बहुत अच्छे से जो स्त्री का द्वंद्व, जो नंबर सिंह जी की आलोचना के केंद्रीय बिंदु को पकड़ते हुए आपने बताया कि कहानी में जो एक द्वंद्व रहता है उसे पकड़ पाना। मेरी आवाज़ मुझे खुद को रिपीट हो रही है। जी जी। हाँ, राजेश जी आप अपनी बात रखें। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रश्न के साथ मैं आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके बाद एक अच्छा, प्रश्न करूंगा। मेरे मन में ये रहा नहीं जा रहा है, कुछ लाइन मैं यात्रा कहानी का ही पढ़ना चाहता हूँ और वो मुझे बहुत ही ये कहानी खूबसूरत लगी। बहुवचन में जो मुझे याद आ रहा है कि 2018 में ये कहानी प्रकाशित हुई ये मेरी भी प्रिय कहानियों में बन गई है। और बड़ी बात ये है कि उर्मिला सीरीज के कथा शिल्प में ये कहानी एक यात्रा की तरह है, विकास है। पात्र एकदम लाउड नहीं है, लेकिन जो बात कहनी है वो बहुत सारी कहानियों पर ये कहानी अपने शिल्प के कारण भारी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो मैं कुछ लाइनों को पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद मेरा एक प्रश्न है, फिर आगे हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस देह के पिंजरे से बाहर निकल समय के पंख लगाकर उड़ना चाहती थी। मैं अपने सपनों और कल्पनाओं का एक छोटा सा संसार रचना चाहती थी। बस कल्पना करो कि पूरे एक जीवन में किसी का एक सपना तक पूरा न हो सके, उसे कैसा लगेगा। देखिए मैं जो बात कहना चाहता हूं कि उर्मिला सीरीज के एक कहानियों की एक बड़ी खूबी है
कि उसकी स्त्री पात्र सपने देखती हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए वह जी जान लगा देती, वह किसी हद तक जाती। मैं हद तक इसीलिए क्योंकि मेरा जो प्रश्न है, अगर आप हिंदी कहानी और कथा साहित्य की दुनिया में शिवानी से अगर आप देखें और उसके बाद मैत्रेयी पुष्पा तक, तो उर्मिला सीरीज की अगर उसका अपना रास्ता की नायिका चाहे वृंदा हो या तिकड़ी की छवि हो, मेरा प्रश्न उर्मिला जी से ये है, कभी कभी थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है कि तिकड़ी की और उसका अपना रास्ता की जो नायिका है, जो दैहिक समर्पण है अपनी सफलता के लिए, जिसको मैंने बहुत पहले भी की नोट किया था, इसके पीछे आपका कौन सा विमर्श और दृष्टिकोण काम कर रहा होता है या कर रहा है, इसके बारे में जरा आप बताएं। कई लोग उसको कई बार वो अनवांछित भी मानते हैं, अगर दूसरे कहानीकारों की कहानियों को आप पढ़ें तो। जी, मेरा प्रश्न यही है। जैसे मैंने अल्पना मिश्र की कहानी कथा के गैर जरूरी प्रदेश को पढ़ रहा था, वो विमर्श एकदम अलग है। उर्मिला सीरीज की कहानियों को अगर आप कुछ कहानियों को पढ़ेंगे, वह विमर्श एकदम दूसरे तरफ जाता है, जो अगर उसको सूक्ष्मता से नहीं देखेगा, सामान्य पाठक होगा, तो एकदम वो कहेगा कि ये निष्कर्ष क्या है, ये किस दिशा में नायिकाएं जा रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने कहानियों के बारे में जो बात कही और जिस द्वंद की बात आप कर रहे थे, और जो प्रश्न आपका है कि तिकड़ी की छवि और उसका अपना रास्ता की वृंदा में कौन सा विमर्श है सही, बिल्कुल ईमानदारी से यदि मैं अपनी बात कहूं तो मैं किरदारों, जो व्यक्तित्व है किरदारों का, जो सोच है और जिस तरह के जिस समय ये कहानियां आई, उस समय जो परिस्थितियां थी, जिस तरह का समाज था और बदलाव जो आ रहा था, और स्त्रियां घर से बाहर। राव जी आप म्यूट हो जाइए। स्त्रियां जिस तरह से घर से बाहर निकल रही थीं और सपने देख रही थीं, और सपनों से भी बढ़कर उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा सामने आ गई थी, क्योंकि बाजारबाद था, सपनों को साकार होने का मंच था, दुनिया उनको बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी और दूर से हर चीज बहुत खूबसूरत दिखाई देती, लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं तो उसका यथार्थ तभी हमें पता चलता है कि सच्चाई क्या है। तो ये किसी भी विमर्श को लेकर लेखक लिखते समय मुझे नहीं लगता कि कोई विमर्श को ध्यान में रख के लिखता है कि ये स्त्री विमर्श है, ये आदिवासी विमर्श है, या ये वृद्ध को लेकर विमर्श किया जा रहा है, या मैं कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीजें लिख रही हूँ और सामने ला रही हूँ। बल्कि मैं तो बस एक ये कि वो स्त्री है, किन परिस्थितियों में है, उसके सपने क्या हैं, वो जीवन में क्या करना चाहती है। और मैंने एक बड़ा स्त्री समाज देखा है। मैं कॉलेज में रही हूँ तो बहुत बड़ा लड़कियां, जो युवा लड़कियां थी, छात्राएं थी, फिर मेरी कलीग थी, फिर दूसरा समाज भी था, और जहाँ मेरा बहुत मेल जोल रहा, बातचीत रही। लेखक तो खोज करता है, पात्रों को ढूंढता रहता है, उनसे बातचीत करता है। तो बिल्कुल कोई विमर्श मेरे अंदर नहीं था, बल्कि वो छटपटाहट थी, वो पीड़ा थी, वो सपने थे, सपनों को साकार करने की, आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा थी। उन महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए मैंने कुछ स्त्रियों को ऐसा भी देखा जिन्होंने अपनी देह को परे रखा। मतलब उनके लिए मतलब ये रहता था कि कोई बात नहीं, एक आकर्षण है, खूबसूरती का आकर्षण है, सौंदर्य का आकर्षण है, और उसका क्यों ना फायदा उठाया जाए।
जो एक बाजारवाद के चलते हुए स्त्री की जो एक छवि बदलते हुए समाज में बनी थी, कि ठीक है कि जब उसको, यदि आप उपभोक्तावादी वस्तु समझते हैं, यदि उसे उस रूप में देखते हैं, तो उसकी अपनी देह है और उस देह से वो क्यों ना अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करे। और ये बीच के दौर में ये चीजें बहुत ज्यादा आई थी। बाद में हुआ ये कि इन सब चीजों के दुष्परिणाम भी सामने आए, और जब तक दुष्परिणाम सामने नहीं आते हैं हम उस यथार्थ को स्वीकार नहीं करते, बल्कि हम सोचते हैं कि हम तो वर्जनाओं को भी वो नहीं कर रहे हैं, जो वर्जनाएं हैं उनको तोड़ना नहीं चाहते हैं, या हम प्रगतिशील नहीं हैं, या हम बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, या हमारी विचारधारा बहुत पिछड़ी हुई है, या हम बहुत उस तरह के हैं। लेकिन मेरा बस लिखने का यही मकसद रहता कि वो परिस्थितियां सामने आए, वो किरदार सामने आए, वो सोच सामने आए, और वो किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहती हैं, और उस सीमा तक पहुंच जाती हैं जहां पर कि, जैसे आपने उसका अपने रास्ते का देखा ही होगा कि उसका जाके कहाँ वो होता है, लेकिन वो हारती नहीं है, खड़ी होती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि स्त्री केवल रोती ना रहे किसी भी परिस्थिति में फंसकर, किसी भी असफलता में, किसी भी पराजय में, वो रोती ना रहे, वो संघर्ष करे, वो आगे बढ़े, वो अपने आप को पहचाने, अपनी अस्मिता को पहचाने, और जिन चीजों के कारण उसके जीवन में कुछ भी खराब हुआ है, तो उन परिस्थितियों से पार जाकर वो अपने व्यक्तित्व को पुनः गढ़े, पुनः खड़ी करे, और पुनः अपने जीवन की कीमत समझे कि उसके जीवन की कीमत क्या है, उसके विचारों की कीमत क्या है, उसके व्यक्तित्व की कीमत क्या है, उसकी बुद्धि की कीमत क्या है, उसकी क्षमता क्या है। तो मैं हमेशा, एक पराजय वाला बोध मुझे हमेशा बहुत ही खराब लगता है। मुझे लगता है संघर्ष बहुत जरूरी है जिंदगी में। किसी भी स्तर पर संघर्ष करके आपको अपने आप को खड़ा करना है, ना कि हमेशा रोते रहना है, या उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाना है, जैसा कि हो जाता था। बहुत बीच में ऐसे केस आए कि शराब पीने लग गए हैं, डिप्रेशन में चले गए, नशा कर रहे हैं, कुछ आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीजों से थोड़ा सा आगे जाकर कि नहीं, आप लड़ाई लड़िए, आप खड़े होइए, आप संघर्ष करिए, आप अपने जीवन को, एक बार ईश्वर ने आपको जीवन दिया है तो आप उस जीवन को संवारने की कोशिश करिए। तो उस समय मेरे अंदर कोई विमर्श नहीं रहता, केवल कहानी रहती है, कहानी के पात्र रहते हैं, वो परिस्थितियां रहती हैं, वो उनका पूरा जो सोच है वो सब रहता, और उस तरह से मैं अपनी कहानी को लिखने की कोशिश करती हूँ। और आप जैसे आलोचक, पढ़ने वाले जो गुणीजन हैं, जो मनोविज्ञान भी जानते हैं, जो सारी चीजों को जानते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो उनमें बहुत सारे विमर्श निकाल लेते हैं, और फिर हमको उनका जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लेखक या लेखन कभी विमर्श नहीं करता, लेकिन उसके लेखन से विमर्श जरूर निकलता है। राजेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? बहुत दिलचस्प बात है। मैं जो कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी के 20वीं सदी के अंतिम दशक और 21वीं सदी की शुरुआत में एजेंडे के साथ कथा साहित्य की रचना हुई, और आपके कहानियों के जो पात्र हैं, जो आपने अभी कहा भी कि वो बनावटी नहीं लगते, बहुत सहज लगते हैं, उस पर कोई वैचारिक उस तरीके से थोपा हुआ जो दर्शन है, वह दर्शन दिखाई नहीं देता। मैं एकदम सहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि आपकी जो कहानी चीख है, वो चीख की जो पात्र है वो एकदम सहज है। उसको लगता है कि नहीं, मुझे अब स्कूटी निकालकर और बाहर अब हमें जाना होगा, हमें इस दुनिया का मुकाबला कर, ये हर इंसान के ये अंदर है। मैं और दूसरे भी वो, एक मिनट जी, मैं वो कहना चाहूंगी, ये मेरी आवाज इको क्यों हो रही है? माइक से बंद करेंगे। जो चीख की जो नहीं बोल पा रही हूँ।
राव जी कहा, अब बोलिए। हाँ, मैं ये आप कह रहे थे ना कि चीख की नायिका बहुत सहज है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे लगता है मेरे को अपनी बात रख लेनी चाहिए, फिर ना मिस हो जाती है कि चीख की जो नायिका है वो सहज नहीं है। ये तो उर्मिला जी के लेखन की विशेषता है कि वो हमें उन्होंने उसे सहज बनाया, क्योंकि एक समय, एक घटना ने उनके पूरे परिवार को जिस तरह से सदमे में डाल दिया था। वो अपने परिवार से सबसे पहले अपने से जूझ रही है, फिर परिवार से जूझ रही है, और अंत में जाकर वो कहती है कि जीवन की तो गति जो है वो तो एक लय में चलती रहनी चाहिए, और तब जाकर वो हमें सहज प्रतीत होती है। तो ये एक उनके चरित्र के विकास के रूप में वो सहजता निकल कर आती है। जी। माफ कीजिए, मैंने आपको बीच में टोक दिया, लेकिन मेरे को लगा कि वो और मैं भी यही कहना चाह रहा हूं, ये कहानीकार की नजर में तमाम परिस्थितियों के बाद, तमाम घटनाओं के बाद पूरा परिवार डामाडोल है, सामाजिक रूप से, आंतरिक रूप से, लेकिन अंततोगत्वा वो खड़ी होती है। ये उर्मिला सीरीज के चरित्रों की खूबी है, चाहे वो मिल्सी को आप देखिए, चाहे सरगम को देखिए, चाहे दूसरे कहानी पात्रों को देखिए। और मैं यह जानना चाहता हूं, मेरा जो प्रश्न है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी रचनाकार के मन में बिना वो दार्शनिक और वैचारिक प्रभाव के वो तमाम चीजें वो निकले। खास करके जो कथाकार है, मैं उर्मिला जी से यही जानना चाहता हूं कि आपके ऊपर किन दर्शनों का, विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, या किस रचनाकार का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है। जी। एक प्रश्न हरीश जी ने पूछा था कि नानी की डायरी की जो नानी पात्र है वो क्या यथार्थ हैं? तो मेरे लगभग सभी पात्र आसपास के ही होते हैं, देखे हुए होते हैं, या बचपन में देखे हैं, बीच में देखे हैं, या वो कहीं ना कहीं कोई कल्पना का समावेश लिखते समय होता है कि कहानी को किस तरह से लिखा जाए, किस तरह का शिल्प उसमें वो किया जाए, कहाँ कैसा मोड़ आ रहा, किस तरह, तो वो कल्पना का समावेश वहां होता है। लेकिन ज्यादातर पात्र मेरे देखे हुए हैं आसपास के। दूसरा, राजेश जी ने पूछा कि मुझे बचपन से मैं बहुत पढ़ती रही हूँ, तो मेरा एक तो हिंदी साहित्य था, दूसरा संस्कृत साहित्य था, और भारतीय इतिहास। तो वो भारतीय इतिहास पढ़ते हुए मैंने बहुत सारे जैसे मैं बुद्ध को बहुत ज्यादा पढ़ती थी, और गौतम बुद्ध के विचारों का मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव रहता था कि मैं लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा दुख मेरे अंदर भरा हुआ है और सारी दुनिया का बोझ मेरे सर पे है, इस तरह का। फिर मुझे दूसरे, मैंने ओशो को भी बहुत पढ़ा, मैंने अरविंदो को बहुत पढ़ा, मैंने जितना संस्कृत साहित्य है वो लगभग पढ़ा। बहुत ही पढ़ाकू किस्म की मैं कीड़ा थी, और लगभग इन सबको, दूसरा रामचरितमानस है, महाभारत है, जितने भी कथा सरित सागर हैं, ये तमाम तो उपनिषद हैं। आप कहेंगे कि कई बार लगता है ना कि कैसे आप संभव कर पाते, तो बस ये है कि खाते पीते भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के वो आपको बस 1 मिनट भी अपने को फ्री नहीं रखना है किताबों के आसपास। तो इन दार्शनिकों का मेरे ऊपर, चिंतकों का, जे कृष्णमूर्ति का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है। मैंने उनको बहुत पढ़ा है, लगभग जितनी भी उपलब्ध हो सकती हैं सारी चीजें। फिर अपने जितने पौराणिक ग्रंथ हैं वो पढ़े हैं, मैंने कोशिश की है कि वेद पढूं, अपना भारतीय और वैश्विक विश्व का साहित्य भी। मेरे सबसे प्रिय प्रेमचंद और चेखव, लियो टॉलस्टॉय, अन्ना कारेनिना, गोरकी, और जितने भी चुनिंदा विश्व के महान साहित्यकार हैं, उनकी जितनी कोशिश की मैंने कि जितनी रचनाएं मैं पढ़ सकूं। और फिर देखा हुआ, जो मेरा बचपन से देखा हुआ किसानों का जीवन, स्त्रियों का जीवन, खेत और वो पूरा परिवेश, फिर बीच का समय मेरा पूरा कॉलेज युवाओं के साथ, फिर मैंने यात्राएं बहुत की हैं। तो यात्राओं के दौरान सारा का सारा जो
रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, वो सारी की वो मेरी बहुत सारी कहानियों में। अब जैसे हवाई यात्रा करती हैं, विदेश में जाती हैं, तो वो परिवेश मेरे उसमें कहानियों में आया है। तो इस तरह से परिवेश भी मेरे ऊपर असर डालता है, लोगों का जीवन मेरे ऊपर असर डालता है, और मेरे ऊपर अपनी जो भारतीय दर्शन है, जीवन की जो दृष्टि है, जीवन जीने का, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर कि जीवन दृष्टि क्या है, बिना दर्शन के बिना सकती। जब तक आपके अंदर दर्शन नहीं है, आप जीवन को नहीं समझते हैं, आप भावनाओं को नहीं समझते, आप करुणा को नहीं समझते हैं। वाल्मीकि रामायण का तो एक ही श्लोक पूरे उसमें आपको उनका पूरा बदल के रख देता है। तो जहां पर इस तरह के साहित्य ने जन्म लिया हो, इस तरह के दार्शनिक हैं, इस तरह के चिंतक हैं, इस तरह की किताबें हैं, इस तरह का विश्व का साहित्य है, और यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी अपनी भी एक दृष्टि उससे निकल कर आती है कि सबसे बड़ी चीज यदि रचनाकार के लिए तो वो है देखने की ईमानदार दृष्टि। कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए कि आप फेसबुक पर बाहर जैसे बहस में इतने बड़े बड़े सिद्धांतों की बात की जाती है, लेकिन असल में आप एक दिन का खाना भी किसी को नहीं खिला सकते। तो मुझे लगता है कि मनुष्यता होना एक लेखक के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप लंबे समय तक लिखना चाहते हैं, लिखना भी एक तपस्या है, तप है, तो उसके साथ यदि आप लंबे समय तक यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सत्य के साथ तो जीना पड़ेगा। वो सारे परकाया प्रवेश करके उन चरित्रों के दर्द को आपको भी जीना पड़ेगा, आपको भी जागना पड़ेगा, आपको भी भूख महसूस करनी पड़ेगी। अन्यथा आपका लेखन, आपकी कहानियां कुछ समय के लिए चर्चित हो सकती हैं, लेकिन पाठकों के दिल में नहीं रह सकती। मैं ऐसा मानती हूँ, कोशिश करती हूँ, मेरी अपनी कोशिश रहती है, लगातार कोशिश करते रहना मेरे हाथ में है। बाकी तो सब जो विश्लेषण होता है, जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, जिस तरह से आप लोग कहानियों को देखते हैं जिस नजरिए से, वो भी एक राह दिखाता है कि और आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना। जी मैम, बहुत मतलब अच्छा आपने बताया, और मैं समझ रही थी जब आपने महात्मा बुद्ध का नाम लिया तो मैं समझ गई कि आपकी कहानियों में जो, जैसा कि शुरू शुरू में हरि यश सर ने भी बोला, करुणा, करुणा का जो तत्व है मुझे लगता है वहीं से आया है। और जो देह की सीमाएं हैं और देह से परे जो आपकी कहानियों में एक आत्मा का विस्तार या मन और संवेदनाओं का जो एक महत्व है जो निकल कर आता है, वो मुझे लगता है बहुत बहुत महत्वपूर्ण उसमें है। हमारे पास 6 से 8 मिनट अभी बचे हुए बस हैं। एक 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 लाइन और मैं कहना चाहती हूँ। बिल्कुल प्रेम बिल्कुल प्रेम मतलब एक बहुत बड़ा मतलब तत्व है मेरी कहानियों में, क्योंकि बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बिना बिना प्रेम के इस पृथ्वी पर कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल। मेरे पास आपका कहानी संग्रह जो आया था वो 10 प्रतिनिधि कहानियाँ आया था, तो मुझे लगता है ये 10 प्रतिनिधि कहानियाँ जो हैं जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगी, सिगरेट, जो कि स्त्री और सिगरेट को रूपक बनाती है कि किस तरह से जानते हुए भी कि ये सिगरेट हमें नुकसान करती है, हम उसको पी लेते हैं, और वैसे ही एक स्त्री का जो प्रेम है यहाँ पर, ये जानते हुए कि मुझे कहीं न कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है, या मुझे मतलब वो जो एक नार्सिसिस्ट वाला जो तत्व है वो उसको भी पहचान रही है, बावजूद इसके प्रेम में पड़ी हुई वो स्त्री सब कुछ कर रही है। दूसरी कहानी चीख, उस पर बात हो चुकी है, बलात्कार के संदर्भ में जो हमने सूरजमुखी अंधेरे की कहानी पढ़ी थी, उसके कहीं आगे की कहानी जीवन को चलते जाना है, जो आपने कहा ना कि पराजय बोध हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम सिर्फ संघर्ष, तो वो कहानी इसी तरह से प्रेरित करती है। निर्वासन और बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, दोनों ही कहानियां जो कहीं अ, लगेगा कि एक बुजुर्ग की विमर्श की कहानी है या वृद्ध विमर्श जिसे कहते हैं, लेकिन बांधो ना नाव इस ठाव बंधु में भी एक बहुत खूबसूरत प्रेम का जो स्वरूप है हमारे सामने आता है, जिसमें वो कहता है कि सिर्फ प्रेम स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है,
ये एक इंसानियत का, एक मानवीयता का प्रेम है। और यह बड़ी विचित्र विडंबना है कि हमारे पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्री पुरुष प्रेम को सिर्फ एक ही परिभाषा में बांधा हुआ है। उसके अतिरिक्त एक स्त्री और पुरुष कितने संबंधों के साथ, मानवीयता के साथ आगे जा सकते हैं, वो ये कहानी एक नए ढंग से उसको परिभाषित करती है। उसका अपना रास्ता पे काफ़ी अच्छी लंबी बात हुई है। पत्ते झड़ रहे हैं, ये भी प्रेम, भौतिकता और जिसे कहते हैं सुख सुविधा, उनका द्वंद्व है। लेकिन एक भावुक और कोमल भावनाओं वाली लड़की जो वास्तव में जीवन को समझती है, लेकिन मुझे लगता है वो भी यहाँ कहीं न कहीं एक पितृसत्तात्मक समाज उसको लील लेता है, क्योंकि अ, लड़का जो जयंत है, उसको लगता है कि पिता के जो सपने हैं वो मुझे अपने माध्यम से पूरे करने हैं, और वो एक साइड में अपने प्रेम को रख देता है और सिर्फ इतना कह देता है कि जो सीमा नाम की जो लड़की है, उसको, उसका चरित्र मुझे सुधा की भी याद दिलाया था, और किस तरह से वो खुद अपना अस्तित्व खो देती है। और हमें कहानी जो बड़ी ही जिज्ञासा के साथ आरंभ होती है कि पिता जो है लड़की का, वो अंबिका को बड़े क्रोध में देखता है, गुस्से में देखता है, घृणा में देखता है। वो उसका कारण हमें कहानी के अंत में समझ जाता है। कई लोगों ने लिखा कि ये अधूरी कहानी है, पर मुझे अधूरी कहानी नहीं लगी, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि सीमा का क्या हुआ होगा। इसी तरह से विवाहियाँ और दीवार के पीछे जो कहानी है, वो समाज में हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक या सांप्रदायिक सभी तरह के बिंदुओं को वो छूती है कहानी। बहुत सुंदर कहानी है। और ए देश बता तुझे हुआ क्या है, ये जो कोरोना काल के दृश्य को हमारे सामने रखती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। समय हमारा लगभग 5 मिनट बचा है, और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी हमारे संवादी साथी राजेश राव जी को, और मेरे मन में जिज्ञासा है, बस एक अंतिम 2 मिनट का जी, समय अगर आपकी जी, अनुमति जी, हो। जी, जी। बार-बार ये बात मुझे, मैं देर से जुड़ा, और ये था कि संवाद ही ज़्यादा करना है। विजय मैडम ने कहा ही था कि 20 मिनट का समय है, तो संवाद मौका वक्ता को, यानी जो लेखक है उनको मिलना बिल्कुल, चाहिए, लेखिका को। बिल्कुल। मैं संक्षेप में एक बात जानना चाहता हूँ कि हिंदी कहानी की जो परंपरा है, वो शिवानी से लेके नासिरा जी फेसबुक पर जुड़ी हुई हैं, अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो उर्मिला सीरीज की जो कहानी है, 21वीं सदी, वो भूमंडलीकरण, निजीकरण, बाजार विडंबनाओं की सदी, और बहुत यथार्थ बोध की कहानियां लिखी है। अभी मैं काम कर रहा था तो कैलाश, उसमें समापन ही होता है बहुत ही, आप कहें कि जीवन की तरह एकदम अनिश्चय और विडंबनागत जैसा जीवन है आज का। लेकिन उर्मिला जी की कहानियों में विडंबना आप जो है समापन में नहीं पाए आमतौर, वैसे ही जैसे नासिरा जी की कहानियों पर, उनका मैंने अध्ययन किया है, वैसे ही शिवानी का। तो क्या 21वीं सदी में एक एक्सट्रीमिस्ट भी बहुत कहानीकार हैं और रचनाकार हैं। ये बात जो सहज बोधता है जो वो कह रही हैं, इस पर मैं थोड़ा सा उनका कमेंट जानना चाह रहा हूँ कि ये कैसे आया है, क्योंकि वो नासिरा जी में भी है, वो शिवानी में एक रेखा है, जो कुछ कहानीकार इस तरीके से हैं और कुछ कहानीकार एकदम एक्सट्रीमिस्ट हैं। 21वीं सदी के बहुत सारे कहानीकार हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। जी, आधा सेकंड, आधा मिनट है, मैं देख रही हूँ कि बस आप सहज होकर जीवन को देखें, खुली आंखों से देखें, और जो सच्चाई है, जो ईमानदारी के साथ यदि आप उसको देखते हैं, परखते हैं, जीते हैं और लिखते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी कहानियों में आती हैं। आप ना ये देखें कि मुझे इस विमर्श के तहत ये कहानी लिखना है, इस विमर्श के तहत इस पर लिखना है, किसानों पर लिखना है क्योंकि किसानों की समस्या पर बात चल रही है। आप जो जीवन में सचमुच दुख है, परेशानियां हैं, संघर्ष है, जो कुछ घटित हो रहा है, उसको आप बहुत ईमानदारी से एक मनुष्य के रूप में यदि देखेंगे और लिखेंगे, तो वो कहानियां सच में कहानियां ही होंगी जो आपके अंतर में उतरेंगी और एहसास करवाएंगी कि हम सच में समाज और समाज के सरोकारों से जुड़े हुए हैं। जी,
जी मैम, बिल्कुल ठीक। जैसा मैंने बिल्कुल आरंभ में ही कहा था कि एक सीधी सरल रेखा खींचना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो हालांकि आपकी राजेश जी का कहानियाँ प्रश्न इतना गहरा और बड़ा है कि शुरू में यदि वो जुड़ जी, पाते, सॉरी, तो बहुत अच्छे से इसका विस्तार से जवाब दे सकते हैं। लेकिन विजय जी का डिसिप्लिन मैं जानती हूँ कि मैं सेकंड सेकंड को मैं जिस तरह से जस्टिफाई करती हूँ, इसी तरह से वो भी करती हैं। तो मुझे बिल्कुल, लगता है कि उसका पालन मुझे करना चाहिए। बिल्कुल। मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा, अनुशासन का पालन करना ही चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बिल्कुल, तो मैं अब विजय मैम आपको आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आप म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही। आज का पूरा सत्र बहुत ही, मैं कहूंगी कि मेरी दृष्टि में सार्थक रहा, लेकिन विषय इतना बड़ा था, जो मुख्य अतिथि हमारे हैं उन्होंने इतना काम किया है, और जो संवादी हमारे दो हैं उन्होंने उन पर इतना काम किया है कि एक सत्र में इसे समेटना बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, समय की बाध्यता होती है और हमें समाप्त करना ही पड़ता है, चाहे या ना चाहे। तो मैं तो हमेशा ऐसा मानती हूँ कि कोई भी बात किसी भी सत्र में शुरू होती है लेकिन समाप्त नहीं होती है। उसकी असली सफलता, किसी भी सत्र की असली सफलता होती है कि बात आगे भी चलती रहती है। समारोह समाप्त होने, सत्र समाप्त होने के बाद भी बातें चलती रहती हैं, लोग बात करते रहते हैं और आगे के लिए काफी कुछ बचा रह जाता है। और हम लोग इस मंच पर आप लोगों को बार बार आमंत्रित करना चाहेंगे। एक बात जो उभर कर आई, बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन मैं एक बात के भाव के चलते एक ही बात कहूंगी कि इनकी कहानियों में प्रेम है, और प्रेम पर संबंधित एक कहानी सिगरेट से जुड़ी हुई बताई है रक्षा जी ने, उसकी चर्चा की है। तो अभी इसी सप्ताह मैं छाप नामक 2 दिवसीय कार्यक्रम में थी। ये झारखंड का अपना पुस्तक समारोह है, इसका ये द्वितीय सत्र था। इस साल भी हमने किया था, इस साल भी हमने किया। वहां पर एक वक्ता ने कहा कि प्रेम ऐसा है जो प्रेमी को, जिसको प्यार करता है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकता भी है। और उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि अगर मैं किसी को सिगरेट पीता हुआ या सिगरेट पीते हुए की फोटो देखता हूँ और उस व्यक्ति से अगर मैं प्रेम करता हूँ तो मैं उसे कहूँगा आप सिगरेट पीना रोकिए, ना कि जिस तरह इस बार चर्चा हुई है सिगरेट पीते हुए व्यक्ति की जो तस्वीर है उसको लेकर के इतनी वाहवाही हुई है, वो प्रेम की निशानी नहीं है। तो मुझे वो घटना याद आ गई। आज का कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। सबसे पहले तो मैं उर्मिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने समय निकाला और यहाँ पर आके अपनी बात नहीं, हालांकि बात अधूरी रह गई है, बात कहने के लिए और समय चाहिए। और मैं चाहूंगी कि वो भविष्य में भी जब भी हम लोग उन्हें याद करें, बुलाएं, वो आना स्वीकार कर ले, मेरा यही अनुरोध होगा। इसके साथ ही मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे 2 संवादी जिन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया हुआ है, जो बहुत अच्छे समीक्षक हैं, उनकी बातें भी आज पूरी नहीं हो पाई, समय सच में बहुत कम था। तो मैं हरीश राय जी का और राजेश राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और चाहूंगी कि वह पुनः पुनः इस मंच पर आए। जी और फेसबुक लाइव के साथ हमारे संग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनके जुड़ने से हमें, उनकी टिप्पणियों से हमें संबल प्राप्त होता है, हमें प्रसन्नता होती है कि हमारे साथ लोग खड़े हैं।
उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगी। सृजन संवाद के प्रति मीडिया का रुख बहुत ही सकारात्मक रहा है। वो हमारी बात को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी हम जुड़े और प्रिंट मीडिया से भी हम जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे पोस्टर का काम तन्मय सोलंकी जी ने किया है। वो बहुत ही व्यस्त हैं, कुछ उनके साथ निजी परेशानियां भी थी, लेकिन उन्होंने रात रात जाग करके हमारे लिए काम किया है। और अंत समय में चूंकि हमने उसमें कुछ सुधार करवाए तो वो सुधार भी किया। और जैसा कि मैंने बताया, जो लिंक बनाने वाले अभिषेक मिश्रा है, उन्होंने तो लाइव कवरेज करते हुए हमारा काम भी किया है। मैं तन्मय सोलंकी और अभिषेक मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस आज के कार्यक्रम की सफलता का श्रेय रक्षा गीता जी के संचालन पर भी देना चाहती हूँ और इसके लिए धन्यवाद मैम। करती हूँ। और मैं आपसे चाहूंगी आप कम से कम दर्शक के रूप में सृजन संवाद के कार्यक्रमों में आगे भी जुड़े रहें। और जो लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं और उन्हें अगर लगता है कि वो सृजन समाज से जुड़ सकते हैं तो वो से संपर्क कर सकते हैं। मैं उन्हें सृजन समाज में जोड़ दूंगी। हमें बहुत सारे सक्रिय सदस्यों की आवश्यकता है। फिर हम मिलेंगे। अगला कार्यक्रम हमारा फिल्म से जुड़ा होगा, उसकी सूचना की घोषणा जल्दी की जाएगी। सबको एक बार पुनः धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बहुत